उसमें आप देखिएगा एक पेज पे हिंदी, एक पेज पे इंग्लिश है। स्पेशली आज जो हिंदी मीडियम वाले नए बच्चे हैं उनसे बात कर रहा हूं, ठीक है। इस असाइनमेंट पे पहले एक नजर डाल लीजिए। नहीं मिला? भैया 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 देखो, मिला नहीं बच्चे को। बुकलेट 1 नहीं मिली ना, बुकलेट 1 खत्म हो गई, अभी 2 मिली है आप लोग। अभी 1 किसी से देख लो, ठीक है। 1 के लिए बोल देना कि करा के रख लें, बच्चे लोग लेंगे। स्पेशली हिंदी मीडियम वाले जो नए बच्चे हैं वो ध्यान दे लीजिए। जितना भी है आपके आसपास बुकलेट है, तीनों नए हो कैसे मिलेगी? एक काम करो, आपके पास बुकलेट 1 है, एक पीछे दे दो, कम से कम देख तो लेंगे वो लोग। बाकी कोई ऐसा प्राणी है जिसके पास बुकलेट मतलब उसकी रेंज में ना हो, मतलब दिख ही नहीं रही है? सबके पास है ना? पढ़ने भर की सबके पास है कि नहीं? पढ़ने भर की सबके पास है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इस असाइनमेंट को आप जरा देख लीजिए जो आपको मिला है। देखिए एनसीईआरटी को विद पेज नंबर मैंने लिखवाया है, देख रहे हैं आप? तो शुरुआत में डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशन, मतलब विमीय सूत्र और विमीय समीकरण। आप चाहें तो वह हिंदी लिख सकते हैं, 2 मिनट लगेगा आपको। विमीय सूत्र और विमीय समीकरण, जिसकी हिंदी रिक्वायरमेंट हो आप लिख लीजिएगा, मैं बोलूंगा तो पूरा ही। इसके इक्वेशन है और प्योर एनसीईआरटी। उसके बाद देखिए डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, विमीय विश्लेषण और उसके प्रयोग। विमीय विश्लेषण और उसके प्रयोग, ये भी प्योर एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ा है, देखिए एसर्शन एंड रीजन। इसमें स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं और कॉन्सेप्चुअली आपको काफी हेल्प करेंगे ये किसी भी चैप्टर को समझने में। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो लगभग काफी लोग कर लेते हो। छोटी छोटी गलतियां, यही असर्शन रीजन आपसे करवाएगा कि अगर आप जरा सा गलत सोच गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपर पड़ा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जो सेंटेंस आपको दिया गया उसको फॉलो करना होता है सीधे। फिर आपको मिलता है मैचिंग कॉलम। इसमें क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैचिंग कॉलम के बाद आता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक। इतना पोर्शन हम कर सकते हैं। उसके नीचे देखे लिखा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, राइट। ये पोर्शन भी हमें लगाना है। और अगले पेज पर आइए, लिखा हुआ है पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चन, जो हमारे पुराने नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। शुरुआत में देखिए नीट के क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, बस 5 क्वेश्चन। इसके बाद जेई मेंस के, तो चाहे तो अभी जेई मेंस के आप ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लेवल एक ही होता है, लगाना चाहो लगा लेना। तो अभी हम इतना करेंगे नीट भर में जितना अपना आया हुआ है, राइट। समझ गए मेरी बात? तो चलिए काम शुरू करते हैं। है बेटा, 2 ही पेज है मतलब। ये असाइनमेंट जो अभी मिला है इसमें कितने पेज है? तुम्हारे में 2 लगे हैं, कितनों में 2 पेज हैं? अरे वो बुकलेट है बेटा। मैं ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस तरह का जो असाइनमेंट आपको मिला, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये मिला कि नहीं? हेलो, अभी तो बांट के गया। कितनों को नहीं मिला अभी? अच्छा, आप ही दोनों रह गए हैं। चलिए काम करते हैं फिर। अब बुलाना थोड़ा मुश्किल होता है ना, कि फोन करें बुलाएं, फिर दिक्कत होगी थोड़ी। अब देख लो, काम चला लो। अगर एक बेटा दे दो इनको आगे, एक शीट ले लीजिए, वापस कर लीजिएगा और जाते समय ले लीजिएगा। दूसरे सवाल पे आइए पहले। दूसरे सवाल पे देखिए, थोड़ी बहुत दिक्कत उन लोगों को आज आने वाली है जो जिनकी आज पहली क्लास है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं। और हाँ एक चीज, आज जितने पहली बार आए हैं या काफी दिन बाद आए हैं, वो क्लास के बाद यहाँ पे रुकेंगे, मिलेंगे, तब जाएंगे, ठीक है। ऐसे कोई नहीं जाएगा।
दूसरा सवाल, इफ E एंड G रेस्पेक्टिवली डिनोट्स एनर्जी डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, मैं प्रॉपर आपको हिंदी दे रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि E क्या है, एनर्जी डेंसिटी लिखा हुआ है। एनर्जी डेंसिटी मतलब ऊर्जा का घनत्व, राइट। एनर्जी डेंसिटी मतलब ऊर्जा का घनत्व, एक दे दिया तुमको। जी, जी आप सब जानते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू, चाहे हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश, जी सबको मालूम होता है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब मैं फिर भी लिख देता हूं, क्योंकि आज मैंने जिम्मेदारी उठाई है कि मैं भाषा की वजह से दिक्कत नहीं होने दूंगा। अब आपसे पूछा क्या है, E अपॉन जी का डायमेंशन पूछ रहा है, आपको क्या निकालना है, E अपॉन जी। और जब भी कोई इस तरह के डिब्बे के अंदर चीज बंद कर दी जाती है तो हम उसका क्या सॉल्व कर रहे होते हैं, डायमेंशन सॉल्व कर रहे होते हैं ना। तो आपको ने क्या निकालना है, E और G, E का डायमेंशन डिवाइड बाय G का डायमेंशन। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, E यहां पे एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है, ऊर्जा का घनत्व है। ऊर्जा का घनत्व का मतलब एनर्जी डेंसिटी मींस व्हाट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में पाई जाने वाली ऊर्जा। पहले इसको समझ लीजिएगा, ये चीज हमसे पूछी है। अब जो ई है यहां पे, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऊर्जा का घनत्व। मतलब आपको लिखना है एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, ऊर्जा बटे आयतन। अभी समझ गए बेटा बात को, हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चल रहा हूं मैं। ऊर्जा बटे आयतन। पहले अब मुझे केवल इतना काम करके बताओ कि ई का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा। एक सेकंड, दीदी कुछ बोल नहीं, बोलो। आंसर ए आएगा। आंसर इन्होंने दे दिया, मैं केवल ये पूछ रहा बेटा, पहले ये बताओ मुझे। आ रहा है, ml -1 T-2। समझ गए बात को। तुम लोग के एडमिशन हो गए तीनों के, ml -1 T-2। कभी डायमेंशंस पढ़े, विमाओं का थोड़ा बहुत याद है, 11वीं का चैप्टर होता था ये, कुछ याद आते, बहुत पुरानी याददाश्त है ये, जब 11th हम लोग का बिल्कुल शुरू होता था उस समय का है। मैं समझता हूं कि मतलब 2 साल का गैप है उस जगह। कोशिश करना, अगर थोड़ा बहुत याद आता है, मैं एक्स्ट्रा उसीलिए रोका है आपको, मैं हो सकता है क्लास के बाद आपको कुछ पढ़ाऊंगा भी, ठीक है ना। इसलिए अभी बिना रुके कोई नहीं जाएगा। तो एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये वाला ये निकल के आया कितना है। अभी देखो इसका आपने जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो विमीय सूत्र लिखते हो, क्या लिखते हो बेटा, ml2 T-2। वॉल्यूम मतलब आयतन, ये इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। ये ऊपर जाएगा पावर -3 होगा, पावर -3, 2 पहले से है और -3 और आ गया तो कितना हुआ, -1 हुआ। तो इट इज ml-1 T-2। ई समझ में आ गया। अब देखो जी, कुछ कुछ आएगा समझ में, अभी देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं। कोई भी त्वरण होता है, कोई भी एक्सीलरेशन होता है, इसकी यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, होती है नहीं। मीटर किसको दिखाता है बताइए, लंबाई को, समय को, या द्रव्यमान को, या मास को। द्रव्यमान को दिखाता है अरे भैया, मीटर किसको दिखाता है, लेंथ को दिखाता है, एल को। ये एल हो गया,
ठीक, और डिवाइड बाय टी का स्क्वायर। क्या लिखोगे बेटा इसको? एल टी माइनस टू। यूनिट से निकाल दिया। अच्छा बताओ, ठीक है ना? आ रहा है समझ में? आपको आ रहा है कुछ कुछ? थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो मैं खुश हूं, क्योंकि पढ़ा नहीं है, मैं समझ रहा हूं वो चीज, तो इसलिए परेशान मत होना बिल्कुल भी। मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात। अब तुमको क्या निकालना है बेटा? तुमने ई निकाल लिया, तुमने जी निकाल लिया। अब हमको निकालना है ई बाय जी। बोलो क्या कहते हो? ई तुम्हारे पास ये है और जी उधर है, तो आप क्या लिखोगे? एम एल माइनस वन टी माइनस टू डिवाइड बाय एल टी माइनस टू। बोलिए, समझ आया? अब जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं तो पावर एडजस्ट कर लो। राइट? क्या आएगा नेट में बताना? एम, ये एल वन है ना, ऊपर जाएगा माइनस वन, और एक माइनस वन पहले से है, तो कितना हो जाएगा? माइनस टू। और ये देखिए माइनस टू टी की पावर माइनस टू, इसको आप चाहें पूरे सम्मान के साथ इसको आप शहीद कर सकते हैं। तो क्या ये सवाल बच्चों समझ आया? ठीक है? क्या लैंग्वेज दिक्कत हुई आपको? मैं देखिए बिल्कुल ओपनली फ्रैंक आपसे पूछ रहा हूं। कमी हमारी तरफ से हुई है, क्योंकि उसमें मेरी भी गलती नहीं। मैंने बोला था उनको यार हिंदी इंग्लिश जैसे अभी तक बने हैं सारे वैसे ही बनवाना था, लेकिन पता नहीं वो किस झोंक में थे, पूरा इंग्लिश का बना के चले गए। और मैंने भी नहीं देखा क्योंकि समय नहीं था मेरे पास। तो फिलहाल क्या ये सवाल पूरा आया समझ में? पहला, कोई दिक्कत बेटा किसी को? स्पेशली हिंदी मीडियम हमारे जितने बच्चे हैं, क्या उनको समझ आया? लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं आई? ठीक। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका हिंदी आपको मिलेगा डेफिनेटली, दूंगा मैं। अच्छा, इसी बात पे जो तीसरा सवाल है वो भी देख लो। पहला वाला, पहला वाला धीरे से आऊंगा मैं घूम के बेटा। पहला रोकने का कुछ वजह है, उसमें जो टर्म है ना वो थोड़े अच्छे लेवल पे, तो पहले प्रैक्टिस में आ जाए चीजें, उसके बाद में पलट के आऊंगा। किसने पूछा था ये? आपने? पहला दिन तो नहीं है ना? पहला ही दिन है? अच्छा तब ठीक है। डायमेंशंस याद आ रहे हैं इसका मतलब कुछ कुछ? राइट, करवाएंगे, डोंट वरी। दूसरा हो गया बेटा। अब जरा आइए तीसरे सवाल पर। जो रेगुलर टर्म है अपने, जो यूज होने वाले, पहले उसको निपटाते हैं ना, उसके बाद अच्छे टर्म्स पे भी काम करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे। तो अच्छा एक सेकंड होल्ड करो, तीसरे के पहले आ जाओ चौथे सवाल पे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आराम से आएगा, बहुत बढ़िया। सब लोग मुझे एक बात बताइएगा, पहले तो चौथा सवाल पढ़ते हैं। ऑब्टेन्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आपने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसको हिंदी में कहते हैं, इसका सिंबल होता है आर। क्या आपने इक्वेशन ये वाला लिख गया सबका? क्या आपने इक्वेशन कभी ये देखी है बचपन से लेके अभी तक? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, कितनों ने देखी है? बिंदास हाथ उठाओ। है तुमने नहीं देखी क्या? हाँ, पता रहना चाहिए, ठीक। सबने देखी है। पी क्या होता है बताओ इसी बात पे? प्रेशर, दाब। वी, वॉल्यूम, आयतन। एन, मोल, इंग्लिश हिंदी मोले कहते हैं उसको। आर, गैस कांस्टेंट बोलते हो पूरा नाम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हिंदी में सार्वत्रिक गैस नियतांक, राइट? टी, टेम्परेचर, तापमान होता है ये। एब्सोल्यूट, हाँ अभी मैं बोलता हूं उसको। इसकी यूनिट हम लोग केल्विन में लगाएंगे, ये याद रखिए, ठीक है? हालांकि डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ आर, आर पे डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल आप केल्विन याद रखना। अब सुनो मेरी बात, आर को अगर हम किनारे कर देते हैं तो बेटा क्या लिखोगे? पी वी एन टी, ये लिखोगे। एक एक टर्म पकड़ लो, जो लोग पहले दिन है फोकस करना यहां पे। आ गया आंसर? बढ़िया। पी क्या है? व्हाट इज पी? प्रेशर, दाब। पी का फॉर्मूला
फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यानी बल, एरिया मतलब क्षेत्रफल। इसका बताया था आपको MLT -2। एरिया मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है। तो ये आया, ये ऊपर गया, -2 पावर हुआ, 1 पहले से है, तो ML1 और -2 बेटा कितना हुआ, -1 T -2। ये आया प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? स्पेशली आप तीन बताओ बेटा, समझ में आ रहा है? क्योंकि आप सबसे दूर हो, ये नजदीक है, वो भी नजदीक है, ये भी फ्रंट पे है, सबसे दूर आप हो, तो आप ही से सबसे ज्यादा पूछूंगा आज मैं। क्या ये समझ आया? आप सब बताओ, क्लियर है? अच्छा, फिर क्या मिला आपको? V। V मतलब वॉल्यूम, मतलब आयतन, राइट? कितना हो जाएगा? L3। N क्या होता है? मोल। आपको याद होगा डायमेंशंस में मैंने मोल के बारे में बताया था कि मोल का सिंबल हम लोग केवल लिखते हैं MOL, बस इतना। ये इसका स्टैंडर्ड सिंबल होता है बेटा, ठीक है? जैसे मास को M दिखाते हो, लंबाई L को, आप लंबाई को, लेंथ को L दिखाते हो, समय यानी टाइम को T दिखाते हो, ऐसे ही N जो मोल होते हैं उसको MOL के सिंबल से दिखाते हो। और ये जो टेम्परेचर है, तापमान, इसको हम लोग दिखाते हैं थीटा से। कुछ लोग के भी दिखा देते हैं, लेकिन के मैं इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि के एक अलग नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका नाम होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसका सिंबल भी के होता है। तो टेम्परेचर को हमेशा किससे दिखाओगे? थीटा से दिखाओगे। अब देखो पी वी एन टी, तो आपके पास सारे मौजूद है, ध्यान दो, पी वी एन और टी सारे मौजूद हैं। अब बेटा आर का निकाल के बताओ, देखो क्या आता है। आ गया आंसर? सब लोग सॉल्व करो, सब लोग। ए पार्ट आ रहा है क्या बेटा? सॉल्व किए हो? आ गया? बस आपको केवल यहां पे मान रखने हैं, वैल्यूज रखनी है। बड़े इत्मीनान से करिएगा, जल्दी आइएगा नहीं, बिल्कुल भी मत जल्दी आना। अब जब आपने पी रखा है, पी नहीं आर, जब आपने आर के लिए कैलकुलेशन किया, क्योंकि इस तरह का देखिए असाइनमेंट आप पहली बार आज लगा रहे हो, पूरा मिक्स है ये, अभी तक जितने करे हो सब में केवल ऑब्जेक्टिव मिलते थे, राइट? ये मिक्स कराने का मतलब ये है कि जिस दिन आप नीट के पेपर में अपियर होगे, आपको एहसास ही नहीं होगा कि कुछ नया है तुम्हारे साथ। आपको लगेगा नहीं, मैचिंग कॉलम में भी हम सेट हैं, असर्शन रीजन में भी सेट हैं, इसलिए पूरा दिमाग चलेगा तुम्हारा। और हर चैप्टर के बाद आपको इस तरह का मैं जरूर करवाऊंगा। हाँ, लेकिन अगली बार से हिंदी इंग्लिश मिक्स ही मिलेगा आपको। डन? बस इसमें थोड़ा मैनेज करना है बेटा। सॉल्व हुआ? देखो पी वी, ML-1 T-2, ML-1 T-2, बी हो गया आपका L3, तो ये हो गया पी वी अपॉन क्या लिखा है? NT। N क्या है? मोल। T क्या है? थीटा। तो ये हो गया MOL मोल, और ये हो गया थीटा। आप जरा इसको एडजस्ट करो, देखो ये -1 है और ये 3 है, और इतना आपको आई होप पता होगा कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो इनकी पावर जुड़ जाती है। जैसे L-1 मल्टीप्लाइड बाय L3, तो L की पावर -1 + 3 हो जाता है, तो ये आ जाएगा L का स्क्वायर। मेरी बात समझ आई? जिसको भी डाउट हो ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा जरूर से जरूर। तो ये आ गया ML2, समझ गए ना? ML2 T-2। अब देखो मोल ऊपर जाएगा तो MOL-1 और थीटा -1। क्या ये आंसर किसी से मैच हुआ? ए पार्ट बेटा आपका आया? नहीं आया?
ये याद आया कुछ पुराना देख देख के, ठीक है क्या? बहुत पुरानी बात है, याद करो जब झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। पी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल, है ना? फोर्स, फोर्स को बताओ MLT-2 कैसे आया, जानना चाहते हो? देख लो। बाकी लोग एक काम करें, बाकी लोग मुझे तीसरे सवाल को करके दिखाएं, ठीक है? और जो नए हैं, कर लिया गया तीसरा? अगर हो गया तो पांचवा छठा लगाएं। और जो नए हैं वो इधर ध्यान दीजिए। जैसे आप देखो, मैंने फोर्स के लिए डायरेक्टली ये लिख दिया MLT-2, कैसे आया देखना, ठीक है? बस यही समस्या है ना, इसके अलावा कुछ? आओ दिखाता हूं। फोर्स को क्या लिखते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही तो होता है ना फोर्स, सबको मालूम है। आप देखिए इसकी यूनिट पे चले जाओ, सबसे बढ़िया है। द्रव्यमान यानी मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ना। अब किलोग्राम किसको दिखाता है? मास को दिखाएगा, द्रव्यमान को दिखाएगा। मीटर किसको दिखाता है? लंबाई को। सेकंड किसको दिखाता है? टाइम को। इसको एडजस्ट कर लो, MLT माइनस, एक सेकेंड यहां पे स्क्वायर भी होगा तो माइनस, भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो LT-2 हो जाएगा ऊपर जाके। अब समझ गए? तो ये आ गया फोर्स। स्पेशली जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल आराम से काम करिए, कोई जल्दी नहीं है, आज पहला दिन है, एकदम आराम से रहो। लिख लीजिएगा। लिख गया? लिख गया बेटा आप लोगों का? कुछ आ रहा है समझ में, दिमाग में जा रहा है? ठीक है। अगर कहीं दिक्कत भी आए तो एक बार बताना जरूर मुझे, हाथ उठा देना, मैं पूछ लूंगा, ठीक? कौन वाला दिया था ये फोर्थ वाला है ना? राइट। फोर्थ के बाद अब आपको लगाना है, कौन सा दिया मैंने? थ्री, थ्री वाला। लिखते हैं द क्वांटिटी F इज गिवन बाय F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h c⁵ मतलब एक राशि है जिसका नाम है F और जिसका एक फॉर्मूला बेटा आपको दिया हुआ है। लिखते हैं अंडर रूट, ये दिया हुआ है तुमको, अंडर रूट ऑफ h c⁵ डिवाइड बाय g, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट। इसमें h क्या है वो बताता हूं, c क्या है? प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो मैं फिलहाल इसको ऐसे लिख देता हूं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। h है प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक तो नाम है, तो नाम को इंग्लिश हिंदी चाहे जैसे आप लिखिए, एक ही रहता है। डायमेंशन ऑफ F, बेटा ये F का विमीय सूत्र आपसे पूछा गया है। क्या इस पूरे सवाल में भाषा से संबंधित कोई दिक्कत? मैं हर सवाल में पूछूंगा। वैसे जो हमारे हिंदी वाले बच्चे हैं, क्या उनको लैंग्वेज से संबंधित कोई प्रॉब्लम आई है? नहीं ना? सारे सवाल समझ में आ गया पूरा क्या है? आपको क्या दिया? F इज इक्वल टू अंडर रूट h c⁵ c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। g गुरुत्वाकर्षण नियतांक। h प्लैंक कांस्टेंट। g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट।
तो आपको F का डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र, ये निकालना है। सवाल अब सबको समझ में आ गया? देखिए करना कैसे वो नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन समझ में आ गया कि दिया क्या है, ये तो समझ गए ना? क्यों बेटा? ये समझ में आ गया दिया क्या है, ये क्लियर है ना? अब करना क्या है जरा उस पे भी थोड़ा फोकस कर लो। ठीक, H प्लैंक कांस्टेंट, याद करो एक फॉर्मूला आपको दिया था, आपको पता भी होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, मालूम है? ये वाला ऊर्जा के लेके होता है फॉर्मूला एक, E इज इक्वल टू एच न्यू। E क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। ये रहा H प्लैंक कांस्टेंट है, ये लिखा हुआ है नाम इधर, और ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। अब मेरी बात समझ में आ गई? तो अब H को किनारे करो, E अपॉन न्यू। E के लिए अगर तुमको याद हो, दिखाऊं? E के लिए तुमको याद हो, थोड़ी देर पहले हमने लिखा था एक फॉर्मूला, एनर्जी, दिखा आपको? ऊर्जा, ये। और इसका विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखा था? mL2T-2, याद आया? डायरेक्ट लिख दूं? हाँ भाई, mL2T-2 डिवाइड बाय आवृत्ति यानी न्यू। इसकी यूनिट बताए कोई मुझको, जो नए लोग हैं केवल उनसे पूछ रहा हूं। T की पावर -1 प्रति सेकंड होता है ना आवृत्ति, पर सेकंड, याद है? अरे याद है कि भूल गए? है ना उधर, है मुन्ना? आवृत्ति क्या होता है? प्रति सेकंड, पर सेकंड। ठीक है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है सर देखो हमको कुछ आ नहीं रहा समझ में। मैं सही कह रहा ना? पढ़ा नहीं बेटा, क्या करें अभी, ना तुम्हारी गलती ना मेरी। तो इसको हम लोग, इसकी जो यूनिट होती है याद रखिएगा, पर सेकंड। यानी कि क्या लिख सकते हो? सेकंड की पावर -1। ठीक है, अब सेकंड क्या है? टाइम, तो इसको क्या लिख सकते हो? T की पावर -1। समझ आई बात? समझने की कोशिश करो, आएगा धीरे धीरे। बाकी तो क्लास के बाद हम पढ़ा ही रहे हैं अभी तुमको। तो ये कितना हो गया? T की पावर -1। तो इसकी जगह क्या लगा दोगे? ये वाली यूनिट घूम के यहां पहुंचाओ, तो ये कितना हो गया? T की पावर -1। समझ में आई बात? आप जरा इसको एडजस्ट करो, देखो क्या आता है। ये आ जाएगा mL2, अब देखो T की पावर -2 ऊपर है, T की पावर -1 नीचे। -1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। और -2 ये है और +1 जुड़ा तो कितना बचा? बताओ, -1 जो बना कि नहीं बना? तो ये हो गया mL2T-1। क्या मेरी बात समझ आई? ऊर्जा हो गई mL2T-2। अच्छा ये कैसे आई ये बता देता हूं, तो दिमाग थोड़ा हल्का हो जाएगा। मालूम है कैसे आया? देखो दिखाता हूं। कोई भी एक ऊर्जा का नाम अपने मन में सोचो, जो सबसे आसान लगती है हमको। कौन सी लगती है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा सबसे आसान लगती है। उसका फॉर्मूला याद है? 12mv², सबको याद है ना? तो E इज इक्वल टू 12mv²। अभी देखना, यूनिट अगर मैं लिखता हूं, यूनिट्स थोड़ा सा अलग लिखता हूं। E हमने लिखा 12mv²। अगर मैं यूनिट लिखता हूं तो मास यानी द्रव्यमान को क्या लिखोगे? किलोग्राम में लिखोगे। और ये है स्पीड, इसको क्या लिखोगे? मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसका क्या लगा है? स्क्वायर, तो यहां भी स्क्वायर आ गया। समझ में आई बात? ये अभी देखते जाना। किलोग्राम किसको दिखाता है? कैपिटल एम के सिंबल को अलग कर दो। मीटर किसको दिखाएगा? लंबाई के सिंबल को, एल को। सेकंड किसको दिखाता है?
टाइम के सिंबल को और पावर 2 वैसे ही चल रहा है, तो ये आ जाएगा m l का स्क्वायर, और t ऊपर जाएगा तो बताओ t की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। समझ गए? इसका जो अगला स्टेप है तुम ये लिख सकते हो, m l स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। जब ये अंदर जाएगा और उसको ऊपर ले जाओगे तो -2 हो जाएगा। क्या मेरी बात आई समझ में? अब क्लियर है? तो ये आगे एनर्जी ml2T-2, यही वैल्यू पीछे मैंने लगा दी थी। ठीक है, आप चाहें तो पहले इसको नोट कर लीजिए, जो नए लोग हैं इनको नोट करें पहले। हाँ, मैंने जितने दिए थे लगे। वेरी गुड। एनर्जी आ गया, लिखने दो, लिख लेने दो। आ रहा है? उस कोने में ना बैठा करो, वो दिखता है नहीं, हम वैसे थोड़े चौड़े हैं, है ना? मन में करो कि चौड़े नहीं है सर, मोटे हैं आप। क्या? अभी आ रहा हूं, रुक जाओ। ये हो गया बेटा, ये वाला लिख गया तीनों का। ठीक है, आपका लिखा। अब पीछे आते हैं। हाँ भैया, हमने अभी तक इस सवाल में कितना काम किया? एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था, पहले सबका अलग अलग निकाल लो, सबका। जिसमें हमने अभी तक किसका निकाला? एच का निकाला, पड़ा हुआ है। और एच में क्या इस्तेमाल किया? ई को। तो एच का काम हो गया, इस पे एक टिक मार दो। सी, सी का क्या नाम है? स्पीड है ना, स्पीड, चाल। चाल या स्पीड चाहे किसी की भी हो, मीटर पर सेकंड ही जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो इसको क्या लिख सकते हो? मीटर पर सेकंड मतलब एल अपॉन टी, लेंथ अपॉन टाइम, लंबाई बटे समय। इसको क्या लिखोगे? एल टी -1। तो इसका काम भी हो गया पूरा। अब क्या बचा? जी। एक बार ये फिर से देख लीजिएगा जिसको भी जरा भी डाउट है। जी निकाल के दिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। जी के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, ध्यान देना। क्या आपने ये फॉर्मूला कभी देखा है क्लास 11th में? G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एफ। देखा है बेटा? जब दो पॉइंट मासेस, दो बिंदु द्रव्यमान एक दूसरे से आर की दूरी पर रखते थे, तो दोनों जो एफ का बल लगा के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, वो उसका फॉर्मूला है G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी निकालना है, जी अलग कर लीजिए, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2। थोड़ी देर पहले एफ का दिया था फॉर्मूला, याद है? आपके पास लिखा होगा mlt-2, याद आया? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे mlt-2। आर यानी क्या है? लेंथ, लंबाई। तो ये हो जाएगा आपका L2 डिवाइड बाय m1m2, मतलब m इंटू m, या m स्क्वायर कर सकते थे। अब देखो, एक m से एक m कट गया। एक m जब ये ऊपर जाएगा बेटा क्या बनेगा? m की पावर -1। एक l की पावर 1 ये है, एक l की पावर 2 ये है। नेट कितना हो गया? 3। t की पावर -2, जैसा का वैसा ही। तो ये आ गया तुम्हारा g का डायमेंशनल फॉर्मूला। नोट कर लो पहले। हो गया? बाकी आप लोग लगाते रहिए सवाल, और अगर ये देखना चाहे तो कोई दे सकता, मना नहीं कर रहा, बट मैं थोड़ा सा स्लो के काम कर रहा हूं।
हो गया? लिख गया बेटा? आप तीनों का लिखा? तुम दोनों ने लिख लिया? इधर देवी जी लिख गया? हाँ तब सही है। अच्छा, जी भी आ गया। अभी ध्यान दो, जी भी आ गया, सी भी आ गया, एच भी आ गया है। ठीक बात? अब केवल आपको वैल्यूज रखनी है। अब ये अंडर रूट का क्या करोगे ये देख लो। अंडर रूट ऑफ एच सी 5/G है। बेटा ध्यान देना, आपके पास जो फॉर्मूला है एच सी की पावर 5 इसको पहले ना पूरा खोल लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये आ जाएगा h की पावर 1/2 आएगा कि नहीं, c की पावर 5/2, 1/2 सी में भी आएगा लेकिन पावर पहले कितना है 5, डिवाइड बाय g की पावर 1/2। इतनी बात समझ में आ गई? अब सबकी वैल्यू रख दो। देखो h पीछे निकाला है, h पीछे निकाला है, कहां है ml2 t-1, सब लिख लिया ना, ये सब लिख लिया है। ml2 t-1 ये हो गया हमारा h। तो सबसे पहला लगाया ml2t-1 और इसकी पावर कितनी है 1/2। c तो मालूम है सीधे सीधे LT-1 पावर कितना 5/2। पावर में गलती मत करिएगा। जी अभी अभी निकाला, दिखाऊं? m-1 L3 t-2। तो जी मैंने रखा m-1 L3 t-2। कितनी पावर है बेटा 1/2। अब इन सबको आपको एडजस्ट करना है। अब आंसर बताओ क्या आ रहा है? ml2 t-2 फाइनली आ रहा है। करके देखिए सब लोग, एनर्जी आ रही है। बहुत बढ़िया, कितनों की आई? अच्छा बताइए, बहुत अच्छे। करिए, बाकी लोग करिए, काम करिए। कभी कैलकुलेशन करने से पीछे मत हटना बेटा, क्योंकि एग्जाम में या टेस्ट में आपको करना ही पड़ेगा, उससे भागिएगा मत बिल्कुल भी। ठीक है? देखो ध्यान से, ये m कितना है पावर 1/2 है। m की पावर कितना है बेटा यहाँ पे 1/2, ये 1/2 है ना, तो m की पावर कितनी हुई 1/2। यहां से भी m की पावर -1/2 है क्योंकि -1 है। ऊपर जाएगा तो m की पावर 1/2 और नीचे जो -1/2 था वो जुड़ जाएगा ना, केवल m बचेगा। पूरा दिखाऊं करके? तो m की पावर 1/2 और l की पावर 2/2, तो l की पावर 1, t की पावर -1/2, l की पावर 5/2, t की पावर -5/2 डिवाइड बाय m की पावर -1/2, l की पावर 3/2, t की पावर -1। ये बना? मैंने सारी पावर अंदर ही एडजस्ट कर दी, सारी पावर मैंने अंदर ही एडजस्ट कर दी। ये बना? अब तुम्हें आसानी होगी कैलकुलेट करने में। m की पावर 1/2 और नीचे कितना है -1/2, -1/2 ऊपर जाएगा तो 1/2 में जुड़ेगा, तो m की पावर 1/2 प्लस m की पावर 1/2 कितना हुआ बेटा 1 हुआ। केवल m बचा, केवल m बचा। क्या ये समझ आया? दूसरा, इसमें कैलकुलेशन भी है थोड़ा, इसलिए मैं आराम आराम से बता रहा हूं। ये l की पावर 1 है, ये l की पावर 5/2 है, ये l की पावर 3/2 है। बहुत ध्यान से देखना, पहले अलग लिखता हूं।
ये L की पावर 1 है ऊपर, इसमें L की पावर 5/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब 1 प्लस 5/2 करोगे, फिर ये L ऊपर जाएगा तो पावर -3/2 हो जाएगी, तो ये -3/2। बताइए टोटल पावर कितनी आई? 5/2 -3/2, बेटा कितना हो रहा है बता ना? 2/2 आएगा, यानी कितना? 1। तो बताओ इतना केवल 1 आ रहा है, इतना, और एक 1 पहले से है, तो क्या ये L की पावर 2 हो गया? समझ आया? तो यहां पे लिखोगे L की पावर 2। अब किसका नंबर आया? टाइम का। टाइम की पावर -1/2, देखे रहना, टाइम -1/2, ये एक हो गया। टाइम -5/2, और यहां से जब ये ऊपर जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा? जब ये ऊपर जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा? 1 होगा, तो यहां से आ जाएगा +1। अब ये बताओ, -1/2 -5/2 +1 इक्वल टू क्या? 1 और -1/2, 1/2 बचा, तो ये लिख सकते हो 1/2 -5/2। अब बताओ कितना बचा? -4/1 और -5, -4/2, तो कितना आया? -2। तो टी में नेट में क्या पावर आया? -2। अब मेरी बात समझ में आ गई? अब ये किससे मिलता जुलता दिख रहा है बेटा? एनर्जी से मिलता जुलता दिख रहा है, ऊर्जा से। अभी बताया था Ml2T-2। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? इसके कैलकुलेशन थोड़े से थे। हाँ बेटा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, जरा शांत रहेंगे आप लोग। हाँ, ये ये कहां से आया? ये अंडर रूट देखते हो? अंडर रूट का मतलब मालूम है क्या होता है? HC⁵ G पूरे की पावर 1/2, ये होता है इसका मतलब। अगर कहीं रूट लगा है तो रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। अब अगर इसका पावर पूरे का पावर 1/2, तो सब में पावर 1/2 आएगा। समझ गए? अभी भी डाउट है? बता दो ईमानदारी से। समझ गया ना? तो सब में पावर 1/2 आ गया। ठीक, बैठ जाओ। और किसी को कोई दिक्कत? बिंदास हाथ उठाया करिए क्लास में, मैं पूछ लूंगा। आप देखते हो 1 to 1 बात कर लेता हूं मैं, क्योंकि थोड़ा तो कैलकुलेशन करना ही होगा। आप देख रहे हो, वो भी मैं कहीं बाहर का नहीं करा रहा, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वही करवा रहा हूं, एनसीईआरटी। समझ गए ना? तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। इसका मतलब से मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि सर अपनी तरफ से सवाल बना के ले आए जिसमें कैलकुलेशन बड़े कठिन थे, हमें दिक्कत हुई। तो मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने तो खाली क्वेश्चन उठाए हैं एनसीईआरटी के। समझ गया ना बेटा? और एनसीईआरटी तो लगानी ही है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, किसी की भी हो, करनी तो पड़ेगी। अच्छा खैर, अब ये सवाल आ गया समझ में? इसका आंसर क्या आया बेटा? लास्ट ऑप्शन आ गया, ई पार्ट। अभी आओ, चलिए एक काम करते हैं, पांचवें सवाल पर आते हैं। कुछ नए टर्म्स आपको मिलेंगे। जैसे सवाल देखिएगा ध्यान से, लिखा है x इज इक्वल टू, या एक काम करते हैं पहले सवाल पर आओ, उसके बाद आऊंगा पांचवें। अब पहले पर आओ। कहता है इफ एल सी आर डिनोट्स इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है एल सी और आर किसको दर्शा रहे हैं? इंडक्टेंस का मतलब होता है उत्प्रेरण। आपने नाम सुना होगा हिंदी में, मैग्नेटिज्म, चुंबक वाला जो चैप्टर होता है उसमें मिलेगा। नाम सुना है?
उत्प्रेरण हो गया आपका L, इंडक्टेंस, C कैपेसिटेंस संधारित्रता, राइट, R रेजिस्टेंस प्रतिरोध। तो कह रहा है ये तीन चीजें दिखा रहे हैं, कह रहा है LCR इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, उत्प्रेरण, संधारित्रता और प्रतिरोध, ये दिखा रहे हैं। तीनों नाम अपनी शीट में लिख लीजिए हिंदी वाले। जिसको जरा भी दिक्कत है तुरंत ये तीन नाम अपनी शीट में लिखिए। इंडक्टेंस लिखिएगा उत्प्रेरण, कैपेसिटेंस लिखिएगा संधारित्रता या धारिता कर सकते हैं आप, उसको धारिता भी बोलते हैं हिंदी में। रेजिस्टेंस को क्या लिखोगे? प्रतिरोध। सवाल क्या पूछता है? देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी स्क्वायर एल आर, सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल आर का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये काम आसान भी बना सकता हूं आपके लिए और थोड़ा समझाने वाला भी बना सकता हूं। आसान कैसे बनेगा? कल मैंने आपको कुछ टिक मार्क करवाए थे बुकलेट में, पार्ट 1 में, उसमें आपको तीनों फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक। और अगर समझना चाहते हो तो बोर्ड पे देखो, ठीक। और 12वीं का एग्जाम सब लोग देकर आए हो तो उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत तो याद अभी बची होगी, भले 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं, कुछ तो याद रहता ही है। तो आइए कुछ बातें बताता हूं। ये एल का जो फॉर्मूला है देखिए कहां से मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। वैसे मेरे पास आसान रास्ता है, अब जिन लोगों के पास वॉल्यूम 1 नहीं है तो अभी वॉल्यूम 1 है आप लोगों के पास में, उसमें पेज पलटो, अभी मैं दिखाऊं जरा। वॉल्यूम 1 देना मुझे, पार्ट 1 दे दो। टिक लगे होंगे बेटा उसमें, तो फिर किसी बच्चे से अगर लिया तो उसके टिक लगे होंगे, लगे हैं? केवल टिक वाले देखो। पहला टिक आपको ml सब में 0 मिल रहा होगा, मिला? M0 L0 T0 मिला कि नहीं बेटा? दूसरे टिक में पड़ा है ML2 T-2, हाँ भैया। अब आप देख सकते हैं बगल में पूरा हिंदी में दिया हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगले पेज पर देखिएगा, 4 ऊपर टिक और लगे हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक, स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेन नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक, मिला प्लैंक कांस्टेंट देखो। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। अब उसके नीचे जब आप आएंगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, मिला आपको? उसमें देखना है, अरे दीदी थोड़ा सा इसकी तरफ बुकलेट कर दो, है अच्छा तब ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में देखिए पहला लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश, मिला आपको? दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा मिल गया, कौन मिला? कैपेसिटेंस, क्या मिला? धारिता, मिल गया बेटा। क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला? M-1L2T4A2, पहले लिख लो कॉपी में, सीधा लिखो सी, इस तरह से क्या लिखोगे? सीधा सी लिखो, M-1L-2T4 और आएगा A2, और आगे बढ़ते जाओ। अभी फिर मिला हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। आगे चलते आइए, परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक और मिला, कौन मिला बताओ नीचे देख के? एक और मिला, ध्यान से देखो। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नीचे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस, मिला? प्रतिरोधकता, क्या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है? जोर से बोलो। M1L2T-3A-2, क्या मिला सबको? मिला बेटा? सबको मिला? आप लोग को मिला बेटा? दिखा? आर दिखा? नोट करो कॉपी में।
ये आया R, M1 L2 T-3 A-2, ये हो गया R। क्या इसमें -2 नहीं होगा? अभी हम वेरीफाई करेंगे कि को डराइव कर देंगे, टेंशन ना लो, अभी तो लिख के दे रहा हूं खाली ना। उसके नीचे देखिए एक और पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मिला? मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नहीं, उसके ऊपर आओ पहले। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मिल गया, स्वप्रेरण गुणांक मिला बेटा हिंदी में। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हिंदी में लिखा हुआ है स्वप्रेरण गुणांक। क्या फॉर्मूला दिया है L के लिए? M1 L2, ये आया आपका M1 L2 T-2 और A-2। क्लियर है? यही तीन शायद यूज हुए थे ना, C²LR ही तो लिखा था पीछे फॉर्मूले में, C²LR। तीनों मिल गए तुमको, ठीक? तीनों पा गए। अब C का जैसे स्क्वायर लगाए तो सबकी पावर डबल हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो M-2 L-4 T8 A4 इतना आ जाएगा। LR ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक? आपको किसमें डाउट था? R, एक फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ, सबको याद होगा। ओम्स लॉ याद है ना सबको? क्या होता है बेटा फॉर्मूला? V बराबर IR, सबको याद है? चलिए, ओम्स लॉ, ओम का नियम। सुनिए, आपने लिखा V इज इक्वल टू I इंटू R। अब इधर ही बेटा नजरें गड़ाए रहे ना। V को क्या लिख सकते थे? W/Q समझाया था, याद है? I ही था, R ये था। W मतलब कार्य, वर्क। क्या हुआ? ऊर्जा हुआ। तो ये हुआ ML2T-2, ये हो गया कार्य यानी ऊर्जा। लिख के दिया था थोड़ी देर पहले, ML2T-2। क्यू का जिनको नहीं पता वो कृपया इधर ध्यान दें। एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, वैद्युत धारा के लिए एक फॉर्मूला होता है आवेश के प्रवाह की दर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यू को लिख सकते हो I इंटू टी। आई का डायमेंशनल सिंबल होता है A, टाइम का डायमेंशनल सिंबल होता है T, दोनों आ गए एक साथ, तो आवेश यानी चार्ज का विमीय सूत्र हो गया AT, ठीक? तो यहां पे लिखा हमने W अपॉन AT। पहले बताइए ये समझ आया? एक तरफ का क्लियर है? फिर आप इधर आ जाइए, आई के लिए क्या लिख देंगे बेटा? A, और यहां पे क्या है? R। अब R को रोक लो, A को नीचे भेज के सारा कुछ ऊपर भेज दो। पहले इसको नीचे भेज देता हूं, तो ये आ गया बेटा ML2T-2 डिवाइड बाय A2T, बस इतना होगा। अभी मैंने उधर देखा ही नहीं है कि क्या लिखा है, इधर ही इधर चल रहा हूं। अब देखो M ऐसे ही है, L वैसे ही रहेगा, T के साथ बेटा क्या आएगा? T के साथ जरा बताइए पावर क्या आएगा? -3। 1 कौन बोला? हाँ, 1 नीचे है, ऊपर जाएगा -1, जुड़ के कितना हुआ? -3 और A -2। ML2T-3 A-2, ML2T-3 A-2। समझ गए पूरी तरह से?
आंसर निकाल दिया, बहुत बढ़िया। कितने पहुंचे आंसर पे? सही। करिए बेटा, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहा देखिए। अब तो जो कहा है केवल वही करना है आपको। हमारे पास में सॉल्व करने के लिए इसको कहीं लिख लो बेटा, आप लोग जरा, जो नए बच्चे हैं हमारे, वो इतने को लिख लें, बाकी तो आपके पास में मिल ही जाएगा। जितना गोला बनाया, गोले के अंदर अपनी कॉपी पे लिख लो Q इज इक्वल टू 80 वाला, यहां से पूरा इतना लिख लीजिए। हो गया बच्चों? कैलकुलेशन से हार नहीं माननी है। नहीं हो रहा तो उसको छोड़िएगा मत, उसकी बैंड बजा दो, हो क्यों नहीं रहा है। समझ गए ना? हार मत मानना कि हमसे हो नहीं रहा, हम नहीं करेंगे, जाओ। सब कुछ आने के बाद क्यों नहीं हो रहा, ऐसी की तैसी हम तो करके रहेंगे। सीधी बात भैया, काहे ना करें। क्लियर है? लिख गया? इतना लिख गया? अब चलो मैं दिखाता हूं तुमको। क्या लिखा है? सी स्क्वायर आर एल निकालना था ना, डायमेंशन ऑफ। तुम्हारा आया बेटा? आ गया, वेरी गुड। इन दोनों का भी आ गया। तुम तीनों का आया था ये वाला भी? क्यों बेटा, आप तीनों का आया था ये वाला भी सॉल्व होके? कर रहे हो? चलो मैं भी इधर कर रहा हूं, देखिएगा। मुझसे पहले करेंगे तो मुझे खुशी होगी बस। आपको सी स्क्वायर आर एल निकालना है, ठीक बेटा? सी हमारे पास में इतना पूरा पड़ा हुआ है ना, कितना आएगा बताना? M-1 L2 T4 A2, समझ गए? लेकिन ये तो C है, इसका स्क्वायर, समझ गए ना? C स्क्वायर आर, आर ये पड़ा है ML2 T-3 A-2। अभी एक और आएगा सामने। अच्छा ये बताइए, इसकी जरूरत है क्या? ये लिखना है आप लोग को? बेटा आप तीनों बताओ, क्या इसकी जरूरत है? पक्का हटा दूं ना, क्योंकि मुझे इसके सामने आर लिखना है तो जगह कम पड़ रही है। हाँ भाई साहब देखिएगा ध्यान से। तो ये हो गया बच्चों, देखो ध्यान से, ये है सी स्क्वायर, लगा है ना? ये क्या है? आर। अगला क्या है? एल। एल लिखोगे तो क्या लिखोगे? ML2 T-2 A-2। इतनी बात समझ में आ गई? सी स्क्वायर आर एल, सी स्क्वायर स्क्वायर ये पड़ा है, सी स्क्वायर आर एल, क्लियर है? अब इसको खाली सॉल्व करना है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये स्क्वायर अंदर भेजिएगा तो क्या आएगा? m की पावर -2, स्क्वायर है ना, -1 है तो -2 हो गया। l की पावर 4, नजरें इधर ही रखिएगा। t की पावर बच्चों बताओ कितना आएगा? 8, 8 आएगा। 4 इधर है, 2 ये आ गया, कितना आ गया? 8। a की पावर कितना आया? 4। ये क्लियर है? बाकी एज इट इज। एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। M1 कितना आया? M2, L2 L4, T-3 T-2 कितना? -5, A-2 A-2 A-4, समझ गए? आसान पड़ गया ना अब मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये -2 है, ये +2 है, क्या हो जाएगा नेट में? 0 आएगा ना, क्योंकि मैंने बताया था कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो पावर जुड़ती है, और जब आप पावर सॉल्व करते हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अभी मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? m की पावर 0, -2 और +2, l +4 +4 कितना बेटा? L8।
T8 और T-5 कितना 3 हो जाएगा। 8 - 5 कितना हो गया 3। अब a की पावर 4, a की पावर -4, तो a की पावर, कोई मैच हुआ क्या, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? वेट वेट वेट, कहा यहां पे ये, अच्छा -2 है, हाँ देखो माइनस छूट गया था, ये हुआ, अब ये हुआ, हाँ ये हुई कोई बात, और मुझे अच्छा लगा तुम इतने अलर्ट थे कि तुमने पकड़ लिया ये चीज। ठीक, अब कोई मैच हुआ, बी, सी, सी फॉर कुत्ता, क्यों, डी फॉर डंडा, बी फॉर बिल्ली, सी फॉर कुत्ता नहीं हो सकता? बात करती है। हाँ भैया, अब बताओ क्या ये सवाल आया समझ में? पक्का? अब बताओ जितने हमारे नए पुराने हैं सारे लोग, क्या ये क्वेश्चन आया समझ में? है बेटा? बढ़िया, सब गुड, बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा फिर से सुनो, और कौन सा दिया था? 5। अब देखो 5 वाला इसी से बेटा मिलता जुलता है, बस उसमें एक नया नाम आया, कौन सा आया? मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नाम सुना है कि नहीं, सुना है कि नहीं? तो पूरा सवाल हिंदी में सुनिएगा। अच्छा ईमानदारी से बताना, ठीक है, कुछ कमी हुई कि हिंदी नहीं दे पाया आज मैं आपको, क्या भाषा से संबंधित दिक्कत है? पक्का ना? पक्का? भाषा से संबंधित दिक्कत है कोई? है? नहीं ना? देखिए अगर आप उत्तर भारत के रहने वाले हैं, हाँ अगर आप असम से आए हैं, अगर आप तमिलनाडु से आए हैं, तब तो मैं आपको मतलब भाषा की दिक्कत नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। कैसे मैं आपको कन्नड़ में थोड़ी ना पढ़ा पाऊंगा, समझ जाओ। हिंदी इंग्लिश प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन द फॉर्मूला, दिए गए सूत्र में, देखिएगा ध्यान से, x इज इक्वल टू 3y इंटू जेड स्क्वायर लिखा है। x एंड z हैव डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपसे कहता है दिए गए फॉर्मूले 3y इंटू जेड स्क्वायर में जो x है और जो z है, ये क्रमशः धारिता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के विमीय सूत्र लेकर आए हैं, कि बताएं। अब क्या समस्या, गाड़ी तो सही खड़ी। समझ गए ना? तो हमारे पास में 5वें सवाल में बेटा क्या कहता है, x इज इक्वल टू 3y जेड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जो y है ये क्या कह रहा है, धारिता, नहीं y नहीं है, कुछ और है। x एंड z, x और z, ये कह रहा है कैपेसिटेंस। धारिता, z चुंबकीय क्षेत्र, कह रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, फिर आपसे कह रहा है द डायमेंशन ऑफ y इन एम के एस क्यू सिस्टम। एम के एस क्यू पता है क्या है? एम के एस जानते हो? मीटर किलोग्राम सेकेंड। अच्छा ये बताओ क्यू किसका सिंबल होता है? चार्ज का, आवेश का, राइट। तो बस आपको मीटर किलोग्राम सेकेंड, ध्यान से सुनिएगा, आपको मीटर किलोग्राम सेकेंड
सेकंड MKS, और साथ में आवेश भी इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि आप देखिए धारिता में आवेश आया था। जब आपने कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला देखा था तो उसमें देखिए ये पड़ा हुआ है ना, AT होता है ना, तो उसमें आया था कि नहीं आया था, इसीलिए आगे Q लगा के दिया। ठीक, अब यहां पे आपके पास में फॉर्मूले में सारी चीजें लिखी हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने C अभी पूरा देख लिया, C लिखा है कि नहीं? अब बताओ बेटा, C लिखा है कि नहीं? C आ गया। मैग्नेटिक इंडक्शन यहीं पे इसी वाले सीक्वेंस में पढ़ा है, देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत वाले में नीचे लिखा है मैग्नेटिक इंडक्शन B, मिला चुंबकीय प्रेरण नहीं, वो ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही है। इंडक्शन लिख दिया ना इधर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ही है। यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हो इसको, मतलब जो चुंबकीय बल क्षेत्र होता है उसको आप चुंबकीय का प्रेरण भी लिख सकते हो। यहां इंडक्शन नहीं आएगा, समझ गया ना मेरी बात? तीव्रता ही है वो। और L वाला सिंबल दिखाऊं क्या है? L वाला सिंबल देखो लिखा हुआ है स्वप्रेरण गुणांक, मिला L ऊपर है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, वो अलग है। ये B है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। अब ये कितना आ रहा है? M1 L0 T -2 A -1 लिखा है साफ साफ। नोट करो पहले बेटा, नोट करो पहले। पहले मैं C को लेके आता हूं। C हमारे पास है M-1 L-2 T4, M-1 L-2 T4 A2। फिर उसके बाद हमारे पास में आया B, इसका सिंबल भी मैं दे देता हूं, यहां पे B लिखते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये आ जाता है M1 L0, ये आ जाता है M1 L0 T -2 A -1, ये आ गया B, ये आ गया तुम्हारा C। अब पूछा क्या है सवाल में? Y के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। कितने लोगों को अच्छा ये बात मालूम है, अभी 12वीं का पेपर दिए हो तो उम्मीद करता हूं शायद याद हो कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था F = IBL, चुंबक में पढ़ा होगा, याद है कि नहीं? बिंदास हाथ उठाओ, देखो कितनों को याद है। अच्छा, इसी बात पे F = BIL या IBL। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता था? IBL sin थीटा। क्या कहते हो भाई? उनको नहीं याद है? नहीं याद है? सुन लिया? अब क्या होता है वो सुनो। जैसे कभी किसी L लंबाई का तार है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक, उसमें हमने I की धारा चला दी, करंट चला दिया, मैग्नेटिक इंडक्शन हमने B दे दिया मान लो अंदर की तरफ, ऐसे ही तो दिखाते हो, क्लियर है? तार की लंबाई है L, तो इस पे लगने वाला चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है IBL। और मैंने जानबूझ के यहां, आप अगर ध्यान दो, sin 90 का केस है ये, क्योंकि B है अंदर की तरफ। ऐसा नहीं, मजा नहीं आएगा, पेन लाने जरा। B है अंदर की तरफ, दिखा ये B, क्रॉस का मतलब क्या होता है? अंदर। B है अंदर की तरफ, और करंट किधर जा रहा है? सामने। करंट ऐसे जा रहा है, यानी लंबाई किधर है? इधर है। अब बताओ ये एंगल कितना दिख रहा है? तो ये ऐसे बना है खाली, तो ये 90 हुआ। तो यहां पे क्या लिखोगे? IBL sin 90। तो नेट में इस केस के हिसाब से क्या बना? IBL, राइट? क्या मेरी बात समझ आई? अब हमको B का
मान लीजिए किसी ने कहा बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, बी का विमीय सूत्र बताइए। अब बी के लिए अगर विमीय सूत्र निकालना है तो सबसे पहले बी को अलग तो करोगे, तभी तो निकाल पाओगे। क्यों बेटा, सही बोला कि नहीं? तो बी को जरा अलग किया जाए, और बी को अलग करेंगे तो रंगों का चयन भी कुछ अलग ही करेंगे ताकि आपको अलग से नजर भी आए। अच्छा बताइए, यहां से अगर मैं बी को लिखता हूं तो एफ अपॉन आई एल लिखूंगा कि नहीं? क्या कहते भैया, एफ अपॉन आई एल लिखूंगा कि नहीं? तो मैंने लिखा बी इज इक्वल टू एफ अपॉन आई इंटू एल। बोलो भाई, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एफ अपॉन आई एल हो गया। क्यों भाई, क्लियर है? एफ का बताओ। अच्छा, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी क्या निकाला था? एम एल टी माइनस टू। बोलो क्या कहते हो, याद है? याद है पक्का? नहीं तो कॉपी में तो लिखा होगा, तो देख लीजिएगा क्या आता है। एम एल टी माइनस टू। करंट, आपको थोड़ी देर पहले की याददाश्त दिखाऊं, हमने एक गोला बनाया था हरे रंग से, उसमें लिखा था I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, फिर लिखा था Q इज इक्वल टू आई टी। आई के लिए क्या सिंबल दिया था? A। देखो पलट के सब लोग, जिनको मतलब जो जिन्होंने अभी अभी देखा उनकी बात कर रहा हूं, अगर याद है तो क्यों देखोगे। आई के लिए क्या सिंबल दिया था? A। तो आई के लिए क्या हो गया? A फॉर एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एल क्या है? लेंथ, लंबाई, जिसको आप एल से ही दिखाते हो। अब इसको जरा समेट दो बेटा, ये हो गया एम, हुआ एम, तो एम की पावर 1 लिख लो तुम, कोई दिक्कत नहीं। एल ऊपर एल नीचे, क्या एल की पावर 0 कर सकते हो? टी माइनस टू, ए माइनस 1। मेरी बात समझ आई? M1 L0 T माइनस टू A माइनस, क्या यही लिखा हुआ है? हो गया डराइव, जरे से में तो था। समझ गए बेटा? अब इसको नोट भी कर लो इसी बात पे, ठीक है? इसको नोट भी कर लो। अच्छा, ऐसे ही पूछता हूं एक चीज, इससे जुड़ी हुई नहीं है। ये फोर्स आपने देखा था, फॉर्मूला लगभग सबने बोला, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ऐसे ही पूछ रहा हूं बस, तुम्हारी देखता हूं किसको मालूम है, बस किसको पता है। एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, राइट हैंड से नहीं लगता। एक राइट हैंड का भी रूल होता है। देखिए, एक होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, याद है कि नहीं? एक होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक होता है राइट हैंड पाम रूल। मैं कांग्रेस का ऐड नहीं कर रहा, राइट? तो ये क्या होता है बताना इसी बात पे, ये क्या होता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये करंट यानी वैद्युत धारा की दिशा, ये फोर्स। समझ गए? ये होता है बल। आइए दिखाता हूं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुई अंदर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनसाइड। करंट आप देख लीजिए, आगे जा रहा है, राइट साइड सामने जा रहा है, ये करंट हो गया। थंब किधर बेटा? ऊपर। फोर्स किधर बना? ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आई? एक और नियम होता है, इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड पाम रूल। हिंदी में नाम बड़ा अच्छा है, दाहिने हाथ के पंजे का नियम। हथेली, सॉरी, पंजा दिमाग में ना वही चल रहा था, समझ गए? तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम, राइट? अब बताना ये क्या दिखाओगे? ये आता है करंट। क्या आता बेटा? करंट यानी वैद्युत धारा हिंदी में। ये मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। ये क्या है? कैसे याद रखोगे? कंटाप समझते हो? समझते हो? कितने खाए हैं? खाए तो होगे जरूर, बताओ भले ना। तो ये है कंटाप की दिशा, कैसे भाज्य से पड़ता है, यहीं से।
तो यहां से फोर्स बाहर निकलता है, हमेशा याद रखना। समझ गए मेरी बात? अब सुनो, एक सेकंड पेन दियो। एक 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 ये है फोर्स, ये ऐसे निकलता है बाहर की तरफ, ऐसे। अगर ये पाम बाहर खुला है, हथेली बाहर खुली है, तो बल की दिशा, फोर्स की दिशा आपको बाहर माननी है। ऐसे खुला है मान लो कभी, तो आपको किधर मानना है? फोर्स ऊपर मानना है। मेरी बात समझे? जैसे देखिएगा, ये है ना हथेली, सबसे पहले क्या मैच कराऊंगा? बी। ये कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। ये रख दिया बी। ये कौन है? करंट। डायरेक्शन देख लीजिए, मैच मैच हो रहा है। अब ये पाम ऊपर खुल रहा है, हथेली ऊपर खुली, तो ये आया फोर्स। मेरी बात समझ गए? मैच हो गया। बस ऐसे ही पूछा था मैंने, मेरा मन किया, मुझे लगा कि चलो एक बार पूछ के देखा जाए कि कितने लोग बता पाते हैं। खैर, क्या ये समझ आया? अभी जो काम किया बी वाला क्लियर है? अब तुम्हारा सवाल देखो क्या था बेटा। x इज इक्वल टू 3y² z, x हो गया कैपेसिटेंस, धारिता, आगे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है। y पूछा है, z हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन यानी b चुंबकीय क्षेत्र, डायमेंशन लिखा हुआ है। अब हमको y के लिए काम करना है। क्या मैं इतना हिस्सा गायब कर दूं? क्या सब लोग इतना लिख चुके हैं, नए पुराने सब? क्योंकि ये तो आप ही का सवाल है। हिंदी हटा दूं एक सेकंड के लिए, काम करने की जगह मिल जाएगी। लिख चुके हो बेटा आप लोग? बोलो बालक, सब लोग लिख चुके हो? फिर एक चीज बताइएगा, क्या लैंग्वेज की वजह से किसी भी एक कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये कह रहा है कि सर लैंग्वेज नहीं समझ आई आज हमको? है क्या? है कोई? अरे ईमानदारी से बताओ, नीट 2025 की कसम देके कह रहा हूं, आप बताओ कोई ऐसा है जिसको हिंदी या इंग्लिश में दिक्कत है? देखिए इंग्लिश है आपके पास, हिंदी है यहां, यहां से निकल रही बार बार। बोलो समझ आ रहा है? क्लियर है ना बच्चों? फिर भी मैं बार बार बोलता हूं, कोई दिक्कत है मेरे को बोलना। और देखो कभी हाथ उठवाए ना कि जैसे किसी को दिक्कत है, मेरे को टेंशन ना दिया करो, जैसे अभी इसने क्या हरकत करी। चलिए आइए इधर। तो y को जरा अलग किया जाए, तो ये क्या मिलेगा बेटा? 3, ये मिलेगा x/3 z²। अब इनको हम अलग अलग डिब्बों में बंद करते हैं। वो डिब्बे क्या बताएंगे कि हम डायमेंशन में काम करने जा रहे हैं। तो हमने कहा ये हो गई y, हमने कहा ये हो गए xg। 3 के लिए कुछ करना नहीं है, डायमेंशन होगी नहीं, इसलिए लिखना ही नहीं है। ये है हमारे z महाराज जी। अब आपको एक काम करना है, क्या x लिखा दिख रहा है ये पूरा? चलो लिख देते हैं। कितना लिखा है? m-1 l-2 t4 a2। बोलो बेटा क्या समझ आया? अभी z लिखने जा रहा हूं। z पड़ा हुआ है ये, कितना है बोलना? m1 l0 t-2 a-1। लेकिन अब यहां जल्दी में गलतियां क्या होती बताओ? जल्दी में गलती क्या हो सकती है? होल स्क्वायर लगाना भूल जाओ, क्योंकि बड़ा लंबा सा टर्म लिख के आए हो। जल्दी में गलती होगी कि यहां पे आप स्क्वायर लगाना मिस कर सकते हो। और एक कमाल की बात बताऊं, आज पहला ज्ञान दे रहा हूं ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। और एक कमाल की बात बताऊं, पेपर में क्वेश्चन बनाने वाले को मालूम होगा कि बहुत सारे लोग स्क्वायर की गलती करने वाले हैं। तो स्क्वायर हटा के जो आंसर आएगा ना, वो आपके 4 ऑप्शन में मौजूद होगा। गारंटी है मेरी इस बात की। क्योंकि जो ये गलती करेंगे उनको तो पता भी नहीं चलेगा। क्यों? अगर पता चल गया तो आप रीचेक करोगे, रीचेक करोगे तो सवाल सही नहीं हो जाएगा तुम्हारा। और एनटीए वाले ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हाँ, बिल्कुल नहीं चाहते कि आप गलती करो और फिर उसी गलती को पेपर में सुधार लो। एनटीए वाले ये नहीं चाहते। एनटीए वाले तो तुम्हें बुला ही रहे हैं कि आओ बेटा, हम सिलेक्शन लेके झोली फैलाए, बाहें फैलाए आपके लिए खड़े हैं, काबिलियत हो तो आ जाओ। लेकिन वो टेस्ट तो करेंगे ना आपको। तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अगर कोई सिली मिस्टेक करेगा
वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उस सिली मिस्टेक को आप पेपर में ही सॉल्व कर लीजिए, सुधार लीजिए। क्यों? वो ऑप्शन ही ऐसे देंगे कि आपकी सिली मिस्टेक वाला आंसर जरूर आएगा। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो ये एक गलती ऐसी हो सकती है जो आपके ऑप्शंस को गलत करा सकती है। समझ गए बच्चों? तो बी केयरफुल, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कुछ याद जरूर आया होगा ये सुन के। आ गया? सॉल्व हो गया? बहुत अच्छे। चलो एक काम करते हैं, सबको एक मौका दे रहा हूं, स्पेशली जो मेरे नए बच्चे आ जाएं, जो हमसे जुड़े आज पहली बार, जरा इसको सॉल्व करके दिखाएं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं थे। नए वालों में कितने हैं जो ये कह सकते हैं कि सर हो गया? आज पहला दिन है? अभी तो तुम चश्मा नहीं लगाए थे? अच्छा लगाए थे। एक दो तीन लोगों ने किया, एक अभी बचे हैं, तीन उधर बचे हैं। बेटा कोशिश करो, एक कहावत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया ये कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की। एक बार इसको या तो आपको सुनने का मौका मिले तो सुनिएगा, और किसकी आवाज में सुनिएगा? नहीं, मेरी आवाज में तो गाने सुनोगे, अमिताभ बच्चन जी की आवाज में सुनिएगा। इतना बढ़िया उन्होंने बोला है, मतलब कसम से कह रहे हैं, अगर आपके अंदर मेहनत का कीड़ा है तो तुम्हारी आंखों से आंसू ना आ जाए तो कहना। इतना गजब उन्होंने बोला है ये। समझ गए? एक बार मेरे कहने पे, आप YouTube पे बहुत सारी चीजें देखते हो, एक बार मेरे कहने पे ये कविता जरूर सुनना, और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, भाई साहब तुम दिन रात एक कर दोगे। करके देखना। हाँ जी सर। कोशिश करो, देखो एकदम से कैलकुलेशन मत करिए। m-1 l-2 t4 a-2 a2 है, सॉरी, ये ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास। आप अपना पहला स्टेप क्या करोगे, इस स्क्वायर को पहले अंदर भेज दो बेटा, ठीक है ना? जैसे ही आपने बिल्कुल जल्दी में मत करो काम, जल्दी का काम सब गड़बड़ होता है। m की पावर आ गई 2, l अभी भी 0, t बताओ कितना आएगा? -4 आएगा, a कितना आएगा? a-2 आएगा। इतना हो गया। मैंने अभी तक क्या किया, केवल ये स्क्वायर ओपन किया। अब बेटा एक एक चीजों को एडजस्ट कर लो। जैसे m यहां -1 है, नीचे से 2 ऊपर सरका, कितना देगा? -2, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? -3। l-2 l0, l की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। T4 T-4, -4 ऊपर जाएगा, 4 हो जाएगा, टोटल मिलेगा 8। a-2, -2 ऊपर जाएगा, 2 बन जाएगा, टोटल a के साथ आ जाएगा 4। क्या कोई ऑप्शन मैच हुआ? क्यू में बदलना है ना? एक मिनट एक मिनट, ऑप्शन देख तो ले किस टर्म में पूछा गया। ये तो हमने एक जनरल सॉल्व कर दिया उठा के। अच्छा ये है, देखो क्यू के फॉर्म में भी तो निकालना था, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था M-K-S-Q, है ना भाई? तो ये तो कॉमन डायमेंशंस हैं। अब जरा क्यू को निपटाते हैं, ठीक? सुनना ध्यान से। पहले बताइए मुझे एक बात, यहां तक क्या ये प्रश्न जितने इस क्लास में बैठे हुए हैं जीवित प्राणी हमारे, क्या सबको समझ आया? जीवित प्राणी क्यों कहता हूं, अच्छा बताओ? क्योंकि आत्मा समेत यहां मौजूद होना चाहिए, ठीक? देखो एक चीज आप लोगों के अंदर और मैंने देखी है, और होती भी है, मेरे साथ भी हुई थी, कि जैसे आप लोग अभी अभी घर से आए हो, सही है ना? मम्मी की याद, पापा की याद, भाई की याद, बहन की याद, ठीक, सबकी याद। तो ये सारी यादें किनारे कर दीजिए। होता क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे आप बैठे हो, आप पढ़ने बैठे, आपकी गलती नहीं है, अचानक से दिमाग भागता है। जैसे आपने घड़ी देखी, अचानक से दिमाग भागता है। जैसे आपके दोपहर के खाने का टाइम हुआ, एक मम्मी की आवाज आती है, चुन्नूलाल बेटा खाना खा लो। नाम तो सबके अलग अलग है, तो मैंने कॉमन नाम ले लिया, ठीक है? चुन्नूलाल खाना खा लो। चुन्नूलाल को पता है कि मम्मी मेरी 1 बजे या 2 बजे खाने के लिए पूछती है।
अगर आप उस समय अकेले हो, किसी के साथ बात करो तो नहीं पता चलेगा। अगर आप अकेले हो, तुरंत दिमाग की घंटी टन से बजेगी। अच्छा, इस समय हम घर पे खाना खा रहे होते, मम्मी मेरी ये कर रही होती। अच्छा बताओ, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इन यादों से जितना जल्दी हो सके बाहर आइए, और इसके लिए कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आपको स्वयं की मदद करनी है। क्योंकि आपका पैर घर के बाहर आ गया है, समझो। अब आप यहां हॉस्टल में रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, जैसे भी आप रह रहे हो, फिर उसके बाद आप कॉलेज में जाओगे, घर तो नहीं जाओगे लौट के। ठीक, उसके बाद आप कॉलेज में गए, कॉलेज के पूरा हो गया आपका एमबीबीएस। अब आप अपने घर पे तो मुझे नहीं लगता आप प्रैक्टिस करोगे, कर भी सकते हो, मैं मना भी नहीं कर रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन एमबीबीएस के बाद आप एमडी करोगे, एमएस करोगे, बहुत सारे कोर्सेज और होते हैं। घर के बाहर तो निकल गए ना। तब आप अपना दिमाग स्थिर कर लीजिए, दिमाग मजबूत कर लीजिए। हाँ, इतना दिमाग में रखना कि किस कारण से तुम घर की सुख सुविधाएं, घर का अच्छा खाना, माँ बाप भाई बहन का साथ छोड़ के आए हो। वो कारण, वो रीजन, वो टारगेट, वो एम तुम्हारे यहां पे होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए। ये बहुत कमजोर होता है भाई साहब, यहां नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए, ये मजबूत है। समझ गए मेरी बात? वो चीज दिमाग में रखना कि आखिर क्यों तुम ये सब छोड़ के, क्यों आखिर तुम्हारे माँ बाप, क्या तुमको कष्ट है तो क्या तुम्हारे माँ बाप को कष्ट नहीं होता होगा? कि बचपन से तुम्हारी मम्मी ने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया तुमको, बचपन में हाथों से खाना खिलाया, अभी तुमको बुला के खाना खिलाया, मान लो, क्या उनको तकलीफ नहीं होती होगी कि उनका बच्चा चला गया है? क्या उन्होंने अपना मन मजबूत नहीं किया होगा? किया होगा। तुम्हें भी करना है। बस ये सोचना है तुम्हें कि क्यों तुम निकले हो घर के बाहर, क्यों सबको छोड़ के आए हो, क्यों तुम सबको छोड़ने का दुख और सब तुम्हें छोड़ने का दुख दिमाग में लिए हुए। तो दिमाग में क्या रखना है? एम रखना है, क्यों आए हो यहां। मेरी बात समझ गए? यही चीज, यही एक ऐसा रीजन है जो हमेशा तुम्हें मोटिवेट करेगा पढ़ाई की तरफ। एकमात्र ये एक रीजन है। कभी मन अगर हट जाए, कभी मन भटक जाए, ज्यादा कुछ मत करना। लोग कहते हैं ध्यान कर लो, लोग कहते हैं घर पे बात कर लो, मैं कहता हूं कुछ मत करो, कोई जरूरत नहीं। अपने आप से एक प्रश्न पूछ लेना शीशे के सामने खड़े होकर कि तुम कर क्या रहे हो यहां, तुम आए काहे के लिए हो यहां। जवाब मिल जाएगा। और फिर भी अगर दिमाग नहीं स्थिर होता है, फिर जिम्मेदारी तुम्हारी। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, तुरंत जवाब मिलेगा, यार मैं क्या कर रहा हूं। मेरे साथ हुआ था, पहली बार गया था इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने, भाई सब 3 महीने खराब कर दिए थे मैंने, रिजल्ट खराब हुए मेरे। दिमाग में एकदम से झटका लगा, मैंने कहा ये कर क्या रहा हूं, मैं आया काहे के लिए हूं। इतनी मेहनत करके मैं सिलेक्ट हुआ, उसके बाद मैं यहां आया तो मैं ये कर रहा हूं। बस शुरू धनाधन पढ़ाई दिन रात। क्यों फिर? तो ये होता है, ये कॉमन प्रोसेस है। आप पहली बार घर से निकलते हो, कॉमन प्रोसेस है। समझ गए ना मेरी बात? दिमाग में रखना कि क्यों हो तुम यहां। खैर, अब बोलो, पहले मुझे बताओ यहां तक क्या समझ में आया था? क्लियर है बेटा? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी जीवन में, कोई कष्ट मन में, कोई शंका नहीं है? वेरी गुड। अब सुनो, अब इसको, ये महाराज जी कहां से प्रकट हुए? अच्छा, सुनिए, अब हमको एम के एस क्यू इसमें लाना है। अभी क्यू कहां से आएगा वो देखो, केवल क्यू देखो तुम बस। तुमको एक चीज समझाई थी मैंने, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। बोलो, आई को ए रखा था तो क्यू को क्या ले दिया था? ए टी। याद है? वही हुआ यहां। लेकिन अब उल्टा चक्र चलने वाला है। अब आई को क्या लिखोगे? ध्यान से देखना, क्यू बाय टी तो लिखा ही हुआ है, जाने दो। आई का सिंबल ए है, क्यू का सिंबल, ये मानोगे? टी तो तुम्हारा टाइम ही है। तो इसका मतलब जहां जहां ए मिला, वहां वहां क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। क्यूटी माइनस, जहां जहां ए मिला वहां वहां क्यूटी माइनस 1 आ जाएगा। अब रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ए की पावर 4 है ना, तो ए की पावर 4 रख दो भैया, क्या दिक्कत है? क्यू की पावर 4, टी की पावर ना ना, इतनी जल्दी नहीं।
तो ये और यहां लगाया पावर 4, सही बोला। अब इसको निपटाओ। तो a की पावर 4 बोले तो q की पावर 4 t की पावर -4। बोलो बेटे, काय दीदी समझ आया कि नहीं है? बोलो, मुंह तो खोलो। हाँ, कितना क्लियर है? यहां रखो a की पावर 4, देखो क्या एडजस्टमेंट होता है। q की पावर 4 मिलेगा और t की पावर 8 इधर है, -4 उधर से आएगा, t की पावर 4 मिलेगा तुमको। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू m-3l-2। भैया जी ध्यान दें, t की पावर 8, t की पावर 8 और देखो क्या लिखा है बगल में, a की पावर 4। a की पावर 4 की जगह मैं ये लेके आ रहा हूं, q की पावर 4 t की पावर -4। अभी देखो m-3 l-2 t8 t-4 t4 और q4। अब बोलो मैच हुआ कोई? पहला हुआ या नहीं हुआ? अभी इतना टाइम हो गया आज? आज तो घड़िए नहीं देखे हम लोग। आपको पता चला आज का समय? नहीं, जो पढ़ा है समझ आया? वेरी गुड, यही तो जोश चाहिए होता है आप लोगों के अंदर। ये किसकी थी बुकलेट? अच्छा, जो नए बच्चे हैं कृपा करके रुक जाएं, और कृपा किस पे करनी है? अपने पे ही। ठीक, या जो लंबे गैप के बाद आए हैं वो भी रुक जाएं, या जिनको, सुन लो, जिनको डायमेंशन वाले किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है वो रुक सकते हैं। ठीक है, वो रुक सकते हैं। इस असाइनमेंट को बेटा घर पे लगाना, मैं डिस्कस करूंगा अभी आगे, ठीक है? घर पे जरूर लगाइएगा।